चलिए, हमने कल जो फिनिश कर लिया था उसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट में देखे थे। देन हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट। ये ब्रीफ में टेबल्स हैं हमारी जो हमने अभी करे हैं पहले। वाइटामिन्स है, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल, और ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक टेबल सी है कि कितनी हमें आवश्यकता है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है हमारी, और इसके लिए क्या हमारे शरीर में कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, ये इसमें बताया गया है। तो ये टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये हमें की नोट्स बनाने में मदद करेगा। तो देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, इसके स्रोत हैं हमारे राइस, व्हीट, पोटैटो और फ्रूट्स। तो ये इसके स्रोत हैं, और हमारा जो है ये किसके लिए ज़रूरी है, इसमें बताया गया है कि एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, और ये हमारे ब्रेन की जो वर्किंग है, ग्लूकोज चाहिए होता है वहाँ पे, तो उसके लिए भी आवश्यक होता है। फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के बारे में हमने देखा था कि ग्रोथ और रिपेयर और हॉर्मोन्स के निर्माण में ये आवश्यक होते हैं। तो एक ब्रीफ यहाँ पे सब चीज़ों का दिया हुआ है टेबल फॉर्मेट में। तो ये हमारे की नोट्स हम जब बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। देन मिनरल्स हमने देखे थे कल की क्लास में, कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम। तो कुछ मिनरल्स इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको देख सकते हैं हम। तो इसका मुख्य सोर्स हम देखें तो कैल्शियम हमारा दूध, दही, रागी और तिल में बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। जो सफ़ेद तिल या काले तिल दोनों हैं वो कैल्शियम के बहुत अच्छे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। फिर आयरन देखें तो हमारा पालक है, गुड़ में, और ये जो हमारे डेट्स हैं उसमें है, राजमा में है, ये बहुत अच्छे इसके प्रमुख सोर्सेज हैं। फॉस्फोरस हमारा दालों में, नट्स में और दूध में पाया जाता है। आयोडीन हमें ये भी ज़रूरी है एक निश्चित अनुपात में। फिर पोटेशियम हमारा सबसे अच्छा स्रोत है पोटेशियम का, केला और नारियल पानी। देन सोडियम हमारा, सोडियम भी आवश्यकता है उसकी, तो इसको सॉल्ट में ले सकते हैं, सूप में ले सकते हैं और बटर मिल्क में हम ले सकते हैं। आगे बढ़े तो हमारे वाइटामिन्स है कि हमने तो फैट सॉल्यूबल हमने देखे थे, तो ये एक छोटी टेबल में हम देख रहे हैं, ये की नोट्स के लिए हमारे हेल्पफुल है ये टेबल। तो हमारा विटामिन ए, डी, ई और की का लिखा हुआ है यहाँ पे, के का। आगे देखे तो हमने ये सब अब कवर कर लिया है डिटेल्ड में। देन वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन हमारे थे विटामिन बी के जितने भी हैं, ग्रुप ऑफ विटामिन बी और विटामिन सी के। जो आज हमारा मेन चीज़ रह गई थी जो हमारी इसमें, वो थी मेटाबॉलिज्म का पार्ट हमारा, कि जो हमारा जितना हमने खाया है अनाज, ये जो आहार लिया है, इसका किस तरीके से शरीर में चयापचय होगा। तो उसको आज हम कवर करके ये वाला जो अपना टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम अपने उस पार्ट पे ही चलते हैं, फूड एंड मेटाबॉलिज्म में। तो ऊर्जा का मूल सिद्धांत इसमें देखेंगे तो शरीर की काम करने की जो शक्ति है वो ऊर्जा होती है, जैसे चलना है, तो ये सब हमें किससे मिलती है, ये ऊर्जा हमारे आहार से मिलती है। ये और कैलोरीज हम जब पढ़ते हैं अपने आहार के बारे में तो देखते हैं उसमें लिखा होता है कि इस आहार में इतनी कैलोरीज है। तो ये कैलोरीज का क्या मतलब है, ये ऊर्जा के माप की एक यूनिट है, एक इकाई है हमारी। अब भोजन जब पचता है तो एटीपी बनता है सेल्स में, ये शरीर की मुख्य ऊर्जा का मुद्रा है। तो एटीपी जब फॉर्मेशन जब होता है, जब वहाँ पे ऑक्सीजन जाती है और ग्लूकोज जो हमारा जो अवशोषण होता है जितने भी आहार का द्रव्यों का, तो वहाँ जाके सेल्स में एटीपी का निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा का मुद्रा है। अब इसमें जो मेन चीज़ है देखते हैं उसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार आधार चयापचय दर।
तो आराम की अवस्था में शरीर में के द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को बीएमआर कहा जाता है। तो जब आराम की अवस्था है हमारे शरीर की, तो उसमें जब शरीर की उपयोग की जाने वाली ऊर्जा क्या है, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं। फिर हमारा इसमें है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब इसका मतलब क्या है, ये इसको देखते हैं हम। तो भोजन को पचाने, एब्जॉर्प्शन करने, अवशोषित करने और उपयोग करने में खर्च की गई ऊर्जा। तो ये कुल ऊर्जा जितनी हमारी बनी है उसका 10% होता है। इसको थोड़ा सा एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो बीएमआर हो गया ऊर्जा जो हमारी आराम की अवस्था में है, एसडीए हो गया हमारा पाचन की ऊर्जा। तो ये हमारा एसडीए को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो भोजन को पचाने में, अवशोषित करने में और उपयोग करने में खर्च की गई ही ऊर्जा को एसडीए कहा जाता है। अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि हमारी, इसमें भी हमारी ऊर्जा की खपत होती है। जब हम चलते हैं, कोई कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सब हमारे इसमें भी जो हमारी ऊर्जा हमें आहार से प्राप्त होती है शरीर में, उसमें भी ये सब कार्यों में हमारी ऊर्जा का खर्च होता है। तो कुल ऊर्जा का 20 से 30% हमारी एक्टिविटी लेवल के अनुसार कि कितनी हमने एक्टिविटी करी है, उसके अनुसार उस पर निर्भर करता है कितनी ऊर्जा हमारी खर्च हुई है। अब ऊर्जा का असंतुलन क्या है, इम्बैलेंस क्या हुआ हमारा, तो वो देखते हैं कि एनर्जी इनटेक हमारी ज़्यादा हुई और एनर्जी जो हम खर्च कर रहे हैं वो कम हुई। तो उसका परिणाम क्या होगा कि हम जो हमारे पास जो आया, हमने ज़्यादा आहार ले रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, सपोज फैट्स ले रहे हैं, और हमारी खर्च नहीं हो रही उतनी ऊर्जा जितनी हमें मिल रही है उससे, तो हमारे शरीर में वजन बढ़ने लगेगा। ये हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाता है क्योंकि स्टोर होने लगता है फिर वो शरीर में। इससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा हमारा। फिर इसमें अगर इसमें जब दूसरी तरीके से देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खपत तो हो रही है मगर आहार इतना ज़्यादा नहीं अच्छे से लिया जा रहा, तो वेट लॉस, वीकनेस, मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब बीएमआर का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो क्या है ये, तो ये फॉर्मूला हम नोट कर लेंगे अपने की नोट्स में। ये कैलकुलेट करने के लिए काम आता है हमारा बीएमआर को। यदि हमसे कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिज्म को, तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। इसको हम अपने की नोट्स में नोट कर लेंगे। चलिए, अब पुरुषों के लिए जो बीएमआर होता है तो वो लगभग 72 कैलोरी प्रति घंटा के माना जाता है, और स्त्रियों के लिए जो बीएमआर बताया जाता है वो 64 कैलोरी प्रति घंटा बताया जाता है। एसडीए हमने देखा था, विशिष्ट गतिज क्रिया जो है, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन जो है, इसमें क्या है हमारा फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इनटेक अपॉन इनटू एसडीए का परसेंटेज डिवाइड बाय 100 होता है इसका फॉर्मूला। तो ये खाद्य पदार्थों को पचाने में प्रयुक्त ऊर्जा भोजन की विशिष्ट गतिज क्रिया कहलाती है। तो ये एसडीए वैल्यू भी जो होती है हमारी, ये कैलकुलेट करी जाती है जब आहार का पूरा वो बनाया जाता है चार्ट अपना। अब याद रखने के लिए एसडीए की परसेंटेज कुछ यहाँ पे दी हुई हैं, प्रोटीन की है, कार्बोहाइड्रेट की है और फैट की है। और एक एग्जांपल देखते हैं। इफ एनर्जी इनटेक अगर आपका 2000 किलो कैलोरी है तो एसडीए हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 200 किलो कैलोरी आएगा। तो ये कुछ हमारी याद करने वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने नोट्स में लिख के फिर याद कर लेंगे। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है, चयापचय क्या चीज़ है। तो भोजन को ऊर्जा और शरीर की संरचना बनाने वाली सामग्रियों में बदलने वाली प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो आहार हमने लिया उस आहार का प्रॉपर डाइजेशन हो जाए और एब्जॉर्प्शन हो जाए, फिर वो जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो हमारे शरीर की ग्रोथ, हमारे शारीरिक क्रियाओं में वो कार्य करने में काम आएगा, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म
और कैटाबॉलिज्म। अब वो देखते हैं वो क्या होते हैं, एनाबॉलिज्म, और ये दो क्रियाएं हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती हैं। तो एनाबॉलिज्म क्या है, निर्माण की प्रक्रिया है। सपोज आपका प्रोटीन से मसल बनती है, तो ये सब क्या है, एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही हमारे शरीर में बैलेंस होके चलते रहते हैं। एनाबॉलिज्म शरीर में ऐड ऑन करता है, मतलब कुछ भी ऐसी प्रक्रिया जिससे कुछ चीज का निर्माण हो रहा है शरीर में, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे नए सेल्स का निर्माण होना, शरीर की वृद्धि होना, प्रोटीन से जैसे मसल बनाना यहाँ पे कहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन बन के वो स्टोर होता है। इसमें ऊर्जा संचित या स्टोर्ड रहती है, होती है। तो ये हमारे शरीर की ऊर्जा को ऐड करता है, बढ़ाता है, स्टोर करता है, वो एनाबॉलिज्म हो गया। अब इसी के विपरीत होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। ये क्या चीज है कि नष्ट होने की प्रक्रिया, जैसे ग्लूकोज का टूटकर एनर्जी बनना। तो ये कब होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है अपने में, कि जब हमारी शरीर को आवश्यकता होती है अपने स्टोर्ड वाले ग्लूकोज को यूज करने की, तो वो वहां से उसको एंजाइम वहां पे डलती हैं और उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में वो यूज हो जाता है। तो इस तरीके से वो जो स्टोर्ड हुआ ग्लाइकोजन आपका, वो स्टोर वाला ग्लाइकोजन यूज हो जाता है एज अ ग्लूकोज जब उसकी आवश्यकता होती है। तो ये आपका क्या कर रहा है, कुछ चीजों को तोड़ के एनर्जी निकाल रहा है। तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म हो गया। इसमें वो भी आ जाएंगे, जैसे हमारे सेल्स का जो नष्ट होना होता है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नए सेल्स नष्ट, पुराने सेल्स नष्ट होते हैं और नए सेल्स का निर्माण निरंतर होता रहता है। तो कैटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें टूटने की प्रक्रिया, डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया जो होती है, वो कैटाबॉलिज्म की कैटेगरी में आती है। इसमें ऊर्जा रिलीज होती है। तो दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। उसमें ऊर्जा संचित हो रही है एनाबॉलिज्म में, इसमें ऊर्जा उत्पन्न जो हुई वो रिलीज होती है और वो यूज होती है फिर आपकी। तो दोनों क्रियाएं हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट हैं और ये चलती रहती हैं निरंतर। अब देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमारे आहार में प्रमुखता किसकी ज़्यादा परसेंटेज रहती है, ज़्यादातर देखें तो हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। भाई रोटी हम लेते हैं, चावल लेते हैं, तो ये सब हमारा मुख्य स्रोत ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ही हमारा मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत होता है, जो हमें जल्दी से ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे डेली कार्य करने में हमें काम आती है। तो इसमें क्या होता है, जब ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लूकोज रिलीज होता है। अब क्या होता है, ग्लाइकोसिस, कार्ब्स की साइकिल। अब ये जब ग्लूकोज जो रिलीज होता है, तो ये सेल्स में जाता है ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन से, और जब वहां पे सेल में जाएगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज से वहां पे एनर्जी बनेगी, जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये हम प्रक्रिया सब समझ चुके हैं अपने रेस्पिरेटरी, जब किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हमने ये अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। इससे मुख्य कार्य क्या है कि हमारा इमीडिएट एनर्जी मिल जाती है। अब इसमें अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारे लिवर में, हमारे मसल्स में। कैसे रिजर्व वहाँ पे स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज इज चेंज इनटू ग्लाइकोजन, फिर वो वहां पे स्टोर कर दिया जाता है। अब जब शरीर को आवश्यकता हुई, ग्लूकोज कम रह रहा है बॉडी में उसका लेवल, तो तुरंत वहां पे से एक हार्मोन जाता है ग्लूकागोन, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में और वो रिलीज हो जाता है ब्लड में। अब वसा का चयापचय कैसे होता है, फैट का ब्रेक डाउन, तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। इससे क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी मिलती है। वो तो क्या कर रही है, कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रही है, ये धीरे धीरे रिलीज होती है एनर्जी आपकी। और एक्सेस अगर आप फैट ले रहे हैं, फैटी एसिड्स आपके जब स्टोर हो रहे हैं एक्सेस में, तो वो एज बॉडी फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं। हमारी स्किन के नीचे जो लेयर है एडिपोज टिश्यू की, फैट लेयर जो होती है, वहां पे जाके वो स्टोर हो जाते हैं और हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को। तो एज अ फैट वो स्टोर रहते हैं बॉडी में, और जब भी आवश्यकता होती है तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, और उससे धीरे धीरे एनर्जी रिलीज हो जाती है।
नेक्स्ट देखिए तो प्रोटीन का चयापचय कैसा होता है। तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन पूरी तरीके से हो जाते हैं तो इनका सिंपल फॉर्म बनता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के विभिन्न प्रकार भी हम स्टडी कर चुके हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? बॉडी के बिल्डिंग करने में, शरीर की वृद्धि करने में, एंजाइम के निर्माण में, हॉर्मोन्स के निर्माण में। तो जो हमारे ऐसे हॉर्मोन्स जो भी बनते हैं शरीर में, और इम्यूनिटी के लिए जो हॉर्मोन्स हैं हमारे, जो सेल्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, उन सब के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने डाइट में, अपने आहार में, अपना संतुलित मात्रा में प्रोटीन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे शरीर को मुख्य आवश्यकता होती है इसकी। मगर एक्सेस ऑफ प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सेस प्रोटीन से हमें थोड़ा बचना चाहिए। प्रोटीन में अगर अच्छा एब्जॉर्प्शन चाहिए तो हमें उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए उतनी ही हमें अपना दिनचर्या इस तरह से रखनी चाहिए कि उसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन अच्छे से हो जाए। अब ऊर्जा आवश्यकता को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं? एज है हमारा। अब बच्चों में सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि ये आप देखें, कभी किसी बच्चे को देखते हैं तो वो निरंतर कुछ ना कुछ गतिविधि में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। वो आप बैठे हुए कम ही देखेंगे उनको, तो वो फिजिकल एक्टिविटी खूब करते हैं। अब उनकी ग्रोथ भी हो रही होती है जल्दी जल्दी, तो उनको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखें तो बुजुर्गों को देखेंगे, अपने आसपास देखें तो उनका लाइफस्टाइल देखें तो वो इतना एक्टिव नहीं रह पाते। उस वजह से उनको ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो कम होती है। अब लिंग के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से देखें तो पुरुषों को अपनी ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है, स्त्रियों को कम है। स्त्रियों में भी यदि कोई ऐसी अवस्था है जैसे गर्भावस्था है, तब वहां पे ऊर्जा की उनको आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। फिर बॉडी साइज और वेट में देखें तो अधिक वजन, ज्यादा होगा वजन तो शरीर की बनावट बड़ी होगी, वजन ज्यादा होगा तो उनको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अधिक ऊर्जा से हम समझ सकते हैं अपने आहार को किस तरीके से खाएंगे कि उससे ऊर्जा हमें ज्यादा मिल जाए। फिर जलवायु में, तो ठंडे प्रदेशों में ऊर्जा आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि वहां पे बॉडी अपने आप को हीट करने के लिए भी ग्लूकोज की उसको आवश्यकता होती है। फैट की भी आवश्यकता, वहां पे ऊर्जा की जरूरत होती है, ताकि बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। फिर एक्टिविटी लेवल पे जाएं तो यदि हमारा दिनचर्या इस तरीके की है, हम ज़्यादा कार्य नहीं कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कम है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम लेनी पड़ेगी, और हमें विटामिन, मिनरल, इन सब की मात्रा थोड़ी ठीक से लेनी पड़ेगी, जिससे कि हमें एनर्जी भी मिल जाए, ऊर्जा भी मिल जाए, मगर हमें वैसी ऊर्जा ना मिले जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाली है। फिर एक्टिविटी लेवल हो गया। और यदि हम देखें तो जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे आप देखें मजदूर हैं या बहुत फिजिकल वर्क करने वाले कोई और अन्य लोग हैं, तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो उनको अ, तुरंत ऊर्जा देता है, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और कंपेयर करें यदि उनको उस व्यक्ति से, कोई जो दिन भर टेबल पे बैठ के कंप्यूटर का वर्क कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा, उस खपत भी कम है वहां पे, क्योंकि वो दिन भर बैठ के काम कर रहा है, इन कंपैरिजन टू वो जो लोग जो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखें तो हेल्थ कंडीशन, बुखार या बीमारी में आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर क्या करता है, बाहरी संक्रमणकारियों जो सेल्स हैं उनको ब्रेक डाउन, उनको नष्ट करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में, बुखार या बीमारी में, हल्का आहार देना चाहिए व्यक्ति को, सुपाच्य आहार दें, मगर आहार जरूर देना चाहिए। थोड़ा बहुत आहार इस तरीके का लिक्विड फॉर्म में या इस तरीके का सेमी लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। अब फिजियोलॉजिकल स्टेट देखें तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में एनर्जी अधिक चाहिए। तो स्त्रियों में गर्भाधान के, गर्भावस्था में, और जब उसके बाद डिलीवरी के बाद भी, जब माताओं को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है।
अब बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक, तो बीएमआर हमने क्या समझा था अपना, बीएमआर क्या है हमारा, शरीर की विश्राम अवस्था में शरीर में होने वाली चयापचय परिवर्तनों की को आधारी चयापचय कहा जाता है। तो जो हमारा रेस्ट के टाइम पे भी अगर हमें जो चयापचय की जो वो है अवस्था, उसमें भी जो हमारा ऊर्जा जो चाहिए होती है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। तो उम्र बढ़ने पर बीएमआर कम होता रहता है। जेंडर में देखें तो पुरुषों का बीएमआर अधिक रहता है। फिर बॉडी टेम्परेचर, बुखार में बीएमआर बढ़ जाता है, आपका जो ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है वहां पे। थायराइड हार्मोन है, यदि यदि व्यक्ति हाइपर थायराइड है तो वो जल्दी जल्दी से उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। हाइपोथायराइड वाला जो है व्यक्ति जिसका स्लो है, तो वो उसका बीएमआर भी स्लो हो जाता है। अब यदि अधिक मसल है तो अधिक बीएमआर होगा। अब नींद में भी बीएमआर घट जाता है, आपका नींद जब होती है। फास्टिंग वगैरह में बीएमआर कम हो जाता है। इमोशनल एग्जाइटी में बीएमआर बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो क्या रहता है, ऊर्जा जो कैलोरी की आवश्यकता है वो क्या है। यदि महिला ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है, सिडेंट्री उस पे है, तो 1800 से 1900 किलो कैलोरी चाहिए की आवश्यकता होती है। पुरुष में देखें तो सामान्य उनका वर्क है, ज़्यादा वर्क नहीं है, तो 2100 से 2300 किलो कैलोरी है। फिर यदि मॉडरेट एक्टिविटी में देखें तो 2500 से 2800 किलो कैलोरी, और यदि व्यक्ति बहुत हैवी वर्क करता है तो 3000 से 3500 किलो कैलोरी रहती है। तो ये हमने अपने मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया आज। चलिए यहाँ पे एक बार इनको देख लेंगे, दालें वगैरह और पल्सेस वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये हमने कल भी करे थे सिरल्स और मिलेट्स के बारे में। अनाज व मोटा अनाज का थोड़ा सा हमने की नोट्स भी बनाए हैं। ये एक बार टेबल को हम एक बार देख लेते हैं, ये हमें मदद करेगी हम अपने नोट्स जब बना रहे होंगे। तो गेहूं को देखें तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर भी है और बी विटामिन भी है। सबसे ज़्यादा इसमें ऊर्जा पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है। फिर चावल देखें तो सफ़ेद भूरे, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन की मात्रा कम है। ये भी हमें क्विक एनर्जी दे देते हैं क्योंकि ये जल्दी पाचन इनका हो जाता है और ये तुरंत एनर्जी रिलीज कर देते हैं ब्लड में। फिर रागी जो है, तो देखें तो इसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है और फाइबर भी है। मुख्यतः सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है रागी में। अब बाजरा देखें तो इसमें आयरन है, फाइबर भी है और प्रोटीन भी है। तो मुख्यतः बाजरा में आयरन और फाइबर होता है। ये रागी भी एक प्रकार का अनाज होता है। ये जैसे हमारा बाजरा है, हम बाजरे को देखते हैं, तो रागी जो है इसकी रोटियां बनती है, इसका आटा बनाया जाता है। इसको रोटियों जैसे बाजरे की रोटी बना लेते हैं हम, इसी तरीके से रागी की भी रोटी बनाई जाती है। तो ये मिलता है बाजार में और ये बहुत अच्छा होता है, मगर इसमें क्या होता है कि फाइबर की मात्रा अधिक होती है। तो इसका जब हम सेवन करते हैं तो हम व्यक्ति को खूब फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करनी चाहिए, पानी का इंटेक भी अच्छे से करना चाहिए ताकि एब्जॉर्ब हो जाए ये शरीर में, थोड़ा पाचन में। इस वजह से ये थोड़ा भारी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम अच्छे से होता है। हाँ, बच्चों को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है ये रागी। डाइजेशन में सही होता है बच्चों के लिए तो सब